friends, this is Shreyas and welcome to my YouTube channel, and in this video we'll discuss about the basics and the features of fundamental rights। अब देखिए जो fundamental rights है ये काफ़ी बड़ा एक चैप्टर है, इसीलिए और ये काफ़ी बड़े इसमें प्रोविजन है, इसीलिए मैंने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो पार्ट्स रहेंगे हम हर फंडामेंटल राइट के लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। उसके साथ साथ ये जो फर्स्ट वीडियो ये इंट्रोडक्टरी है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी बेसिक्स हो गए ये सब क्लियर किए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ फीचर्स है जो फंडामेंटल राइट्स के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो अगले वीडियोस बनेंगे उसमें एक एक फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। देखिए तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से लेके आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इंस्पिरेशन जो था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, ये इंस्पिरेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया था। उसके साथ साथ ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट्स है जो इशू किए थे किंग जॉन ने, जो कि इंग्लैंड के थे इन द ईयर 1215। ओके, तो ये मैग्ना कार्टा जो था ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, और ये हमारा भी फंडामेंटल राइट्स है जो कि रिटन है, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके साथ साथ ये जस्टिशिएबल इन नेचर है, यानी इनके इन्फोर्समेंट के लिए या फिर अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, हमने कुछ डेमोक्रेसी डिस्कस की थी रिसेंट वीडियोस में, उसमें जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी उसको प्रमोट करने का काम फंडामेंटल राइट्स करते हैं। अब उसके साथ साथ ये इनका नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों है, व्हाई दिस राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल? तो ये फंडामेंटल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि देखिए एक इंडिविजुअल की अगर हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है तो कुछ राइट्स जरूरी होते हैं। तो ये कुछ जरूरी राइट्स है, कुछ एसेंशियल राइट्स है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा गया है। ये जरूरी है फंडामेंटल, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा गया है इन राइट्स को। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए, कौन कौन से हैं हम आगे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से हैं इन शॉर्ट। तो देखिए जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया है। सेकेंड जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के आर्टिकल्स में दिया गया है। थर्ड फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। उसके बाद फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। उसके साथ साथ फिफ्थ फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया है। And the sixth and the last fundamental right is right to constitutional remedies, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि रिपील कर दिया गया, जिसको डिलीट कर दिया गया, जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 के अंडर था। राइट टू प्रॉपर्टी इसको डिलीट कर दिया गया। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 the right to property, that is article 31, was deleted from fundamental right, but ये जो फंडामेंटल राइट था इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। देखिए पार्ट 12 में इसको डाला गया, आर्टिकल 300A में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट करके, तो अभी देखिए एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स।
फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फीचर्स में सबसे पहले हमने सिटीजनशिप में कुछ चीज एक प्रोविजन देखा था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सिटीजन्स के लिए, उसके साथ साथ फॉरेनर्स के लिए, उसके साथ साथ लीगल पर्सन्स के लिए भी अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि लीगल पर्सन्स कौन होते हैं। तो लीगल पर्सन कुछ कंपनीज हो गई, कुछ कॉरपोरेशंस हो गए जो इंडिया में है जैसे कि रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनको कहते हैं लीगल पर्सन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए और कुछ ऐसे हैं जो सभी के लिए अवेलेबल हैं। ये था फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर ये कहता है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस होने, ये फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होने के कारण ये क्वालिफाइड इनको हम कहेंगे। उसके साथ साथ थर्ड फीचर जो है फंडामेंटल राइट का वो ये कहता है कि जो आर्बिट्री एक्शन होती है, जैसे कुछ स्टेट मनमानी करके कुछ एक्शन लेता है, उसके अगेंस्ट ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर काफी सारे, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फोर्थ फीचर ये कहता है कि वो नेगेटिव है, उसके साथ साथ पॉजिटिव भी है नेचर में। नेगेटिव इसीलिए कि कुछ लिमिटेशन डालता है, जैसे कि हमने देखा पहले ही कि आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, यानी देखिए इंडिविजुअल को कुछ राइट्स मिले, यानी स्टेट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर आएंगे। स्टेट जब काम करेगा तो उसको देखना है कि ये जो राइट्स इंडिविजुअल को मिले हैं ये वायलेट ना हो, इसीलिए ये कुछ लिमिटेशंस डालता है अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे, तो इसीलिए ये नेगेटिव है। जबकि ये कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस भी देता है लोगों को, इसीलिए इसको पॉजिटिव इन नेचर भी कह सकते हैं। ओके, तो निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन नेचर। उसके साथ साथ फिफ्थ जो फीचर है वो ये कहता है इट इज जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल यानी इसके एनफोर्समेंट के लिए या फिर इसके वायलेशन पे हम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, वी कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए जो सिक्स्थ फीचर है वो ये कहता है डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटीड भी, इसको गारंटी करता है, उसके साथ साथ डिफेंड भी करता है, यानी हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए प्रोसीजर नॉर्मली ऐसी होती है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पर हम यहाँ हाई कोर्ट में ना जाते हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इसीलिए ये डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट है। उसके साथ साथ ये जो सेवन जो फीचर है वो ये कहता है दे आर नॉट परमानेंट, यानी ये परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इसको हम चेंज कर सकते हैं, पर इसको अमेंड कर सकते हैं, पर हमको जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें कुछ अफेक्ट नहीं करना होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम आगे बेसिक स्ट्रक्चर में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है जो अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ये था सेवन फीचर। एट फीचर ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं, पर दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ देखिए 6 राइट्स जो, देखिए आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 राइट्स दिए गए हैं। ये तभी सस्पेंड होंगे जब इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई है ये वॉर के ग्राउंड पे की गई है। देखिए अगर कंट्री का वॉर चल रहा है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन वाली बात है, यानी जिसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी में ही उस वक्त ये जो आर्टिकल 19 है ये तभी सिर्फ यहाँ सस्पेंड होगा। जितने भी 6 राइट्स दिए गए अंडर आर्टिकल 19 में 6 अलग से है, ये याद रखिएगा। ये सब सस्पेंड सिर्फ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन में ही होंगे। और जब ये नेशनल इमरजेंसी जो लगी हुई है ये आर्म्ड रिबेलियन पे लगी है, यानी इंटरनल कुछ इमरजेंसी आई है, अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण अगर ये लगती है तो ये 19 वाले सस्पेंड नहीं होंगे। तब 19, 20 और 21 ये तीनों चलते रहेंगे। ओके, देखिए जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 31 जो है वो रिपील कर दिया गया, वो डिलीट कर दिया गया, पर इनका जो, अब देखिए ये जो जितने भी चल रहे हैं इनका जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है ये लिमिटेड है।
ऐसा इनका कहना है। तो ये जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन होता है ये लिमिटेड है, इसके लिए कुछ 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो भी इनका स्कोप रहेगा ये थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। तो 3 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A ये कहता है जितने भी लॉज है जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट के लिए, स्टेट लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो लॉज थे उनको यहाँ पे सेव किया गया है। ओके, तो इनका स्कोप यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया और इनको सेव किया गया लॉज को। उस साथ साथ जो आर्टिकल 31B है उन्होंने कुछ ऐसे 9th शेड्यूल में क्या है ये हम शेड्यूल्स में देखेंगे, उसमें ये कहा गया है कि 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशन है ये वैलिड रहेंगे, ऐसा आर्टिकल 31B कहता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 31C ये कहता है कि जितने भी लॉज थे जो अब इफेक्ट यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट दे रहा है, यानी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, वो सब लॉज को यहाँ पे बचाया जाएगा, उनको सेव किया जाएगा। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके लिए लॉज बनाना ज़रूरी होता है, उनको इफेक्ट देने के लिए, तो ऐसे लॉज को यहाँ पे सेव किया जाएगा बाय आर्टिकल 31C। अब देखिए 10th फीचर ये कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका जो एप्लीकेशन रहेगा, तो ये एप्लीकेशन जैसे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, पुलिस फोर्सेस हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, उसके साथ साथ एनालॉगस सर्विसेज हो गई, इन सब पे इनका एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से रिपील भी किया जा सकता है। इनके लिए कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, ये भी ऐसा भी पार्लियामेंट कर सकता है, या फिर इनके लिए रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, इन लोगों को फंडामेंटल राइट्स से रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट को एक यहाँ पे आर्टिकल 33 में दिया गया है। अब देखिए, अब एप्लीकेशन जो है इनका आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, एनालॉगस सर्विसेज हो गए, इन सबको नहीं दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर रिपील या फिर रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं इन लोगों को, क्योंकि देखिए इनका जो काम होता है इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स इनको दिए गए तो ये काम ठीक से नहीं हो सकता, इसीलिए इस तरह से एक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर आर्टिकल 33। इसके बाद जो 11th फीचर है वो ये कहता है कि देखिए जब मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी ये दोनों अलग चीज है। नेशनल इमरजेंसी जो है ये इमरजेंसी में डिस्कस किया जाएगा, पर देखिए जो मार्शल लॉ होता है ये मार्शल लॉ इस तरह का होता है जब कोई भी कुछ सर्कमस्टांसेस है वो खराब हो जाती है कहीं की और उसको हमको रिस्टोर करना है, वापस अच्छा करना है, तो उतना सर्कमस्टांसेस को अच्छा होने तक यहाँ पे मिलिट्री रूल लगाया जाता है, सब चीज़ें मिलिट्री के हाथ में दे दी जाती है ताकि सब जितना भी ऑर्डर है वो रिस्टोर हो सके, पहले जैसा हो सके, तो इसको मिलिट्री रूल कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। तो जब ये मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री रूल लगता है तब इनका एप्लीकेशन जो है ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तब फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इससे। तो ये आर्टिकल 34 कहता है जो कि 11th फीचर में दिया गया है। अब देखिए 12th फीचर ये कहता है कि काफ़ी सारे जितने फंडामेंटल राइट्स है उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है, ठीक है, उनको फोर्स में लाने के लिए, उनको इफेक्ट देने के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है, पर कुछ ऐसे हैं जिनको एनफोर्स करने के लिए कुछ लॉज बनाना पड़ेगा, उनके एनफोर्समेंट के लिए लॉज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है, अब ये जो लॉज रहेंगे, ये लॉज बनाने का जो राइट है या पावर है ये पार्लियामेंट को दिए गया है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को। इसका रीजन ये है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई रहती तो हर स्टेट में अलग अलग लॉज बनाए गए रहते और एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती थी हमारे कंट्री में, एक ही लॉ नहीं होता, हर स्टेट का अलग अलग लॉ और काफी सारी प्रॉब्लम्स आती, इसलिए ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है, यानी पूरे कंट्री के लिए एक ही लॉ रहेगा, मेंटेन किया जाएगा, ये आर्टिकल 35 कहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। This is all about the basics and the features of fundamental rights. I hope you like it, and if you like it then like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.